नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कहानी सपनों की। तो ये ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं आपको बताने के लिए काफ़ी दिन से बोल रहा था कि वीडियो आएगी। बच्चे, ये जो कहानी है ये कोई विक्रम बेताल की कहानी नहीं है, ये कोई टॉम एंड जेरी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन सपनों को पूरा करने की जो बच्चा डिफेंस में एज ए ऑफिसर या डिफेंस ज्वाइन करने के लिए देखता है। तो एक बच्चा है जो सपना देखता है कि वो डिफेंस को ज्वाइन करना चाहता है, बट उसको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है या उसको वो प्रॉपर तरीके नहीं पता है कि वो किस तरीके से डिफेंस को ज्वाइन कर सकता है। तो कई बार क्या रहता है कि उससे मौके निकल जाते हैं। तो आज इस कहानी में, ठीक है, इसको मैंने कहानी नाम इसलिए दिया है क्योंकि मैं उन सारे तरीकों को इस वीडियो में बताऊंगा जिन तरीके से आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो बच्चा है, बच्चे, इसने जो सपना देखा है ना, और बच्चा नॉर्मली जब 6ठी-7वीं क्लास में होता है तो वो सपने देखना शुरू कर देता है। बच्चे, यदि आप ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। ये कोई शॉर्ट्स नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो है जो आपको उन पूरे तरीकों के बारे में बताएगी जिनसे आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो, क्योंकि आज जो डिसीजन आप ले लोगे वही आपको अगले आने वाले साल में क्या होगा वैसा ही लाइफ आपकी दिखाएगा। तो एक बच्चा है, जब ये बड़ा होता है और बड़ा होके जब ये अपनी स्कूलिंग करता है और स्कूलिंग के टाइम पे ये अपना सपने देखने स्टार्ट कर देता है। और जैसे बहुत सारे युवाओं का, यूथ का सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर्स बनना है, तो वैसे ही हमारे कुछ यूथ का सपना होता है कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि जिनका सिर्फ सपना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस में जाना है, या बॉयज होते हैं या गर्ल्स भी होती हैं जिनका सपना है, एक ही ड्रीम है, दैट इज वन ड्रीम, दैट इज ओनली द इंडियन आर्म फोर्सेस, आइदर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। तो किस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अब जब वो अपने स्कूल में होता है 11th क्लास में, 10th क्लास में, तो उसको एनडीए के बारे में पता चल जाता है, एनडीए का एग्जाम वो देता है, लेकिन बहुत सारी एंट्रीज जो उसको नहीं पता होती हैं जिनके तरीके से भी वो डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर जा सकता है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चा, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने सारे, जैसे एनडीए है, टीईएस आर्मी है, 10+2 बीटेक एंट्री है, एनसीसी है, सीडीएस है, टीजीसी एसएससी टेक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA, एफकेट है, सीपीओ है, सीएपीएफ है, जैग एंट्री है, एसीसी एंट्री है, टीए और एससीओ एंड द पीसीएल एंट्री है। तो इन सारे ही तरीकों को आज मैं 1 by 1 करके आपके सामने मैं क्या करूंगा, इन सारे के बारे में बताऊंगा। और जो बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, रिसेंटली एक बच्चे ने 2 क्वेश्चंस भेजे थे और बेसिकली ये वीडियो उन 2 क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए ही मैंने बनाई है। बच्चे का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सर, मान लीजिए कोई बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर करता है और उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो क्या करे। यदि उसने डिफेंस में जाने के लिए सोचा है तो वो क्या करे। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि सर, यदि कोई बच्चा एनडीए की प्रिपेयर करता है तो क्या उसको प्रिपरेशन के टाइम पे ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर सर उसको ड्रॉप लेके, ग्रेजुएशन से ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं 2 क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सही है कि आप इन पे अपना डिसीजन लें। चलिए बात करते हैं एक एक करके वीडियो के बारे में। Hello, this is I am Shyam Sharma and I am here because I love to teach defense aspirant. You can find me at @ShyamNDA on Insta, Shyam Sharma on Facebook, Shyam Sharma on Unacademy. This is my profile. आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। I teach science live on Unacademy for your NDA examination. चलिए, तो this is a book of your journey that will open a lot of opportunity in your future. और ये जो आज की वीडियो है, ये एक वीडियो नहीं, ये एक वो किताब है जो आपके उन सारे रास्तों के बारे में आपको बताएगी जो आपको आपकी मंजिल, यानी कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सपना है फौज में जाने का, उसको क्या करेगी, कंप्लीट करेगी।
क्योंकि हमें जब तक रास्ते नहीं पता होंगे तो कैसे हम अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। यदि हमें कहीं पहुंचना है तो उसके लिए हमें उसके रास्ते पता होने चाहिए, तभी तो हम अपना एफर्ट दिखाएंगे। तो बात करते हैं किस तरीके से। चलिए, सबसे पहले जैसे बच्चा क्या है, वो कौन सा एग्जामिनेशन दे सकता है, तो वो एनडीए एग्जामिनेशन दे सकता है। तो सबसे पहले वो बच्चे ध्यान देंगे जो अभी 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, या फिर 12th क्लास में है, या फिर वो अपनी 12वीं पास कर चुके हैं। बच्चे, सपने देखने कोई बुरी बात नहीं है, सपने आप देखो, और जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक वो सपने पूरे भी नहीं होंगे। लेकिन सपनों को देखने के बाद उन पर मेहनत करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो बच्चे, जब आप 9th क्लास में होते हो वहीं से आपके मन में आने लगता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, 10th में, 11th में, 12th में। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे पहले एग्जाम के लिए होती है, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, वो है कि आपको 12th में अपीयर या फिर 12th में पास्ड होना चाहिए। और इन क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करते हो तो आप एनडीए एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन वाई आई हैव मेंशन दैट 9th, 10th, 11th। यदि बच्चे आप 12th कर चुके हो तो बहुत सारे चीजें हो सकता है कि आपके हाथ से निकल चुकी हो, लेकिन यदि आप 11th में हो या फिर इस बार आप 12th में अभी हो तो आप प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, बिकॉज एनडीए के साथ साथ आपके पास 2 और मौके होते हैं जिनको क्रैक करके आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए, तो एनडीए के बारे में बात करूं तो एनडीए के बारे में बेसिक सी बातें आपको पता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो बच्चे ध्यान देंगे जो 9th, 10th में है अभी और वो अपनी 11th क्लास में पहुंच रहे हैं। बच्चे, यदि आपका सपना है डिफेंस में आप जाना चाहते हैं, और जैसे बहुत सारे बच्चों की जिद होती है, पेरेंट्स का सपना होता है कि हमें हमारा बच्चा सिर्फ एयरफोर्स में भेजना है, तो एयरफोर्स में जाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 12th क्लास में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। यदि बच्चे आप 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है तो मान के चलिए कि बहुत सारे चांसेस आपके पास यहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये बात उन बच्चों के लिए जो अभी 9th में है, 10th में है और आगे अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो वो 12th क्लास, 11th क्लास से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ अपनी 12th क्लास को, 11th क्लास को स्टार्ट करें। हाँ, आपके पास पीसीएम के अलावा आपके पास पीसीबी है, या आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आपके पास 12th क्लास में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एज क्वालिफिकेशन क्या हो जाता है, 16.5 to 19.5। अब ये होता 19.5 है, बट एनडीए के प्रोसेस को होने में पूरा 1 ईयर लग जाता है, तो 18.5 तक एज तक आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो एज होती है ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद फिर आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एसएसबी के बाद मेडिकल, देन कट ऑफ, देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो 18.5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है, एनडीए को आप देते हैं और एनडीए में आपका रिटन है। फर्स्ट यू क्वालिफाई रिटन एंड आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन you go for the SSB. Again we will discuss SSB in the later videos. When you recommended an SSB, you go for medical, and if you go for medical, if you clear the medical, then merit come, और आप मेरिट में क्वालिफाई हो जाते हो तो इट्स टाइम फॉर द हैप्पीनेस। इससे बड़ा राजा तो कोई है ही नहीं कि आप अपने अर्ली एज में एनडीए को ज्वाइन कर लेते हो। बच्चे, कहा जाता है दिस इज अ मार्वलस एंट्री, सबसे अच्छी कोई एंट्री डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए है तो वो एनडीए ही है। क्यों? क्योंकि एनडीए आपको क्या है, जो ट्रेनिंग देता है और सारे के सारे जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती हैं एनडीए में जाने के बाद वो आपकी बढ़ जाती हैं। एनडीए ज्वाइन करने के बाद एनडीए आपको तीनों ही विंग्स के लिए ट्रेन करता है, आर्मी के लिए भी, नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी आपको ट्रेनिंग करता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छा मौका है ही, लेकिन इस मौके के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे मौके हैं जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं
उस केस में कि जब आपका एनडीए मान लीजिए क्वालिफाई नहीं हो पाता है, आपने एक बार दिया, दो बार दिया एंड इट्स योर हार्ड लक कि आपका एनडीए नहीं हुआ, तो अब आपके पास आ जाती हैं ये दो एंट्री, दैट इज टीईएस एंट्री और 10+2 बीटेक एंट्री। बट व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड कौन बच्चा इनके लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं टीएस एंट्री के बारे में, ये होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है ये आर्मी के लिए होती है और ये परमानेंट कमीशन एंट्री है। जिस तरीके से एनडीए आपका परमानेंट कमीशन होता है वैसे ही टीएस एंट्री भी आपका क्या है, परमानेंट कमीशन है। और टीएस एंट्री की बात करूं तो ये बेसिकली आर्मी के लिए होता है और इसमें और मैं आपको बताना चाहूं 90+ वैकेंसीज होती हैं, वैकेंसी चेंज होती रहती हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द कमीशन, डिपेंड्स ऑन द एंट्रीज। एज क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सेम वही होती है जो एनडीए के लिए होती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आप पास्ड होने चाहिए। जैसे एनडीए का एक मौका, एनडीए में एक अच्छी बात यह है कि आप यदि आप 12th में हैं तो 12th में ही आप एनडीए दे सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक बच्चों का क्वेश्चन आता है तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं, क्या सर 11th क्लास का बच्चा एनडीए दे सकता है? क्या 11th क्लास का बच्चा एनडीए दे सकता है? तो बच्चे इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आप लीगली इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है कि एनडीए में अपीयर होने के लिए या तो आप 12th क्लास में होने चाहिए या आपने 12th क्लास पास कर ली हो। तो वो बात अलग है कि बच्चे देते हैं, बट बच्चे डोंट ट्राई टू मेक फूल, है ना। यदि आप अभी 11th में हैं तो आप दूसरों से पेपर लेके सॉल्व कर सकते हैं नेट से डाउनलोड करके, बट आप देने की कोशिश ना करें, है ना। कोशिश करें कि जब आप 12th में आ जाएं तभी आप उस फॉर्म को फिल करें और तभी आप यूपीएससी में एग्जाम देने जाएं। चलिए, अब इस टीएस एंट्री के लिए क्या है कि यदि आप 12th क्लास में मिनिमम 70% गेन करते हो, यदि आपके 12th के मार्क्स 70% से ऊपर हैं, कम से कम ये 70% कहता है, लेकिन इसमें कट ऑफ जो जाता है और ज्यादा जाता है। जैसे जिस टाइम पे मैंने दिया था तो मेरे टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो 88% गई थी, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने इसको दिया था 88%। तो इसमें ये जो दोनों एंट्रीज होती हैं टीएस और 10+2 बीटेक एंट्री, ये विदाउट रिटन एंट्री होती हैं, मतलब इनमें आपको कोई भी रिटन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि आप एक बहुत बड़े फिल्टराइजेशन से इसमें बच जाते हो, आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बच्चा रिटन में ही बाहर हो जाता है। तो यदि आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो बच्चे ये जो वाली बात मैं एक बार फिर से पीछे जाऊंगा जो मैंने बोली थी कि यदि जो बच्चे अभी 9th 10th और 11th में हैं या 12th में हैं तो वो क्या है, इसको ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप 9th 10th 11th में हैं और अभी से प्लान करके चलते हैं कि मुझे एनडीए के लिए भी प्रिपेयर करना है और साथ साथ मेरा 12th का परसेंटेज भी कम से कम मतलब 70 और मतलब 70 से ऊपर 80 85 80 90+ आपका परसेंटेज होना चाहिए। टीएस के बारे में मैं और आपको बताना चाहूं कि ये क्या होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। क्या होता है इसमें, 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, अभी इसको भी और डिस्क्लोज करूंगा, बट उससे पहले एक और चीज आप इसमें जान लो। टीएस में पहले क्या होता था कि सिर्फ जो कॉल लेटर आता था, जैसे होता क्या है इसमें कि सीधा आपको फॉर्म भर देना होता है, उसके बाद आपको कॉल लेटर आता है और आप आर्मी के जो एसएसबी सेंटर्स हैं जैसे इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, आप उनमें जाके एसएसबी दे सकते हैं। लेकिन TES 46 अभी आया नहीं है, आने वाला है, जैसे ही आएगा आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। अब यहां से इसमें इंक्लूड कर दिया है जेई मेन फ्रॉम TS 46। अब बच्चे ये क्या है और ये क्यों किया है? बच्चे ये जो दोनों एंट्री है बेसिकली ये इंजीनियरिंग एंट्री होती हैं। ये कौन सी एंट्री होती हैं? इंजीनियरिंग एंट्री होती हैं। इनमें आपको क्या है, इंजीनियरिंग की डिग्री कराई जाती है और डिफेंस के लिए जो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यहां से कंप्लीट की जाती है। तो वो चाहता है कि जो बच्चा इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए आपको जेई मेन में भी अप्लाई करना पड़ेगा और जेई मेन की जो कट ऑफ होगी, जेई मेन की जो रैंक होगी, उसी के बेस पे कॉल लेटर अब इशू किए जाएंगे। ये पहले नहीं होता था।
आज से 4 से 5 साल पहले की बात करूं तो ये टीएस एंट्री में भी नहीं होता था और 10+2 बीटेक में। तो 10+2 बीटेक एंट्री में पहले ऐड किया गया, लेकिन इस बार से अब इसमें भी ऐड इसको कर दिया है। तो यदि आप इन 2 एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हैं तो भाई आप जेईई मेन का फॉर्म भर दीजिए। जिसने अभी नहीं भरा है तो वो अगली बार के लिए भर दीजिए, या इस बार के लिए भर दीजिए, तो अगली बार का टीएस एंट्री आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका साल में ट्वाइस यानी कि 2 बार ही आता है। जिस तरीके से एनडीए 2 बार कंडक्ट होता है ये भी, और एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप इससे भी ऑफिसर बन सकते हैं। वैसे ही मैं 10+2 बीटेक की बात करूं, ये बच्चे आपका नेवी के लिए होता है, और ये भी आपका क्या है, परमानेंट कमीशन है, और 40+ वैकेंसी इसमें भी होती है। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो सेम 16.5 to 19.5 ईयर। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं आपको पास होना चाहिए, क्योंकि जब पास करोगे तभी तो मार्क्स आएंगे, और मार्क्स के बेसिस पे ही क्या होती है, ये एंट्री आपकी होती है। लेकिन इसमें मिनिमम 70% मार्क्स के साथ साथ एक और कंडीशन इसमें इंक्लूड है कि आपके इंग्लिश में क्या होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो 10th में या फिर 12th में। यदि आपके 10th में भी 50% नहीं है, 12th में भी 50% नहीं है, तो आप मान के चलो कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में बात करूं, इसमें भी क्या है कि आपको जेईई मेन में अपीयर होना पड़ेगा, है ना। अब बच्चे जेईई मेन में अपीयर होना है तो कोई भी हो सकता है, बट उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ऑफ जेईई मेन यू विल बी कॉल्ड फॉर द एसएसबी। उसी रैंकिंग के बेस पे, उसी के बेस पे क्या है, आपको कॉल किया जाएगा एसएसबी के लिए। और इसकी भी जो एसएसबी सेंटर्स है, जैसे बैंगलोर है, भोपाल है, जो कॉमन सेंटर्स होते हैं नेवी के, वहां पे कॉल के लिए बुलाया जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ टीएस एंट्री के बारे में। बच्चे इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है थोड़ा सा जान लो, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तो तभी आप उसके लिए क्या है, फिर और ज्यादा मेहनत करोगे। जिस तरीके से एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है, एनडीए की ट्रेनिंग आपका पुणे खड़कवासला में होती है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़कवासला में। लेकिन जो टीएस एंट्री जो आर्मी के लिए है, इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो आपकी ओटीए गया में होती है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है, और बेसिकली ये 1 ईयर की पीरियड्स की ये होती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्री है, तो फिर इसको क्या है, इसके डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। अगले फेज में इसकी 2 ट्रेनिंग होती हैं, मतलब अगली जो ट्रेनिंग है टेक्निकल ट्रेनिंग, और टेक्निकल ट्रेनिंग में 2 ट्रेनिंग होती हैं, एक होती है फेज 1 ट्रेनिंग और दूसरी होती है फेज 2 ट्रेनिंग। फेज 1 ट्रेनिंग, जिसको हम किस नाम से, प्री कमीशन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, जो 3 साल की होती है, जो आपकी 3 साल की होती है, जिनमें 3 कॉलेजेस सीएमई पुणे, एमसीटीई मऊ और एमसीईएमई सिकंदराबाद, ये जो 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, इन तीनों ट्रेनिंग सेंटर पे क्या होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फेज 2 की ट्रेनिंग, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 ईयर की, और उसके बाद अवार्ड ऑफ डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब एज ए अवार्ड आपको इंजीनियरिंग डिग्री इसमें दे दी जाती है। तो ओवरऑल आप देखो तो ये 5 साल की ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, और सेम इसी तरीके से आपका नेवी का भी होता है। नेवी की मैं बात करूं, 10+2 बीटेक एंट्री, इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहां होती है, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में होती है। इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है मिनिमम 4 to 4.5 and 5 ईयर्स तक का होता है, और इसमें भी जो डिग्री दी जाती है, इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द जेएनयू, यहां से आपको क्या है, जेएनयू की इंजीनियरिंग डिग्री दी जाती है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस यू विल बी डिवाइडेड इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एडुकेशन ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच एंड द इलेक्ट्रिकल ब्रांच एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी। मतलब जैसा आप परफॉर्म करते हो और जैसा डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, उसके बेसिस पे आपको क्या है, फिर इन सारे ब्रांच में क्या है, जैसा आप करते हो उसी में आपको मिल जाता है। तो बच्चे 2 बड़े अच्छे मौके आपके पास हैं, और यही एनडीए की भी मैं बात करूं, जैसे एनडीए में भी क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। एनडीए में आपकी 3 सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब बेसिक ट्रेनिंग, कॉमन ट्रेनिंग, तीनों की वहीं पे हो जाती है। लेकिन एनडीए के बाद फिर क्या है, तीनों को अलग अलग भेज दिया जाता है। जैसे मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी वालों को भेज दिया जाता है आपका आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स वालों की बात करूं तो एयरफोर्स वालों को आगे के लिए भेज दिया जाता है एएफए,
एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल देहरादून, और उसके बाद नेवी की बात करूं तो नेवी वालों को भेज दिया जाता है INA एजीमाला केरला। मतलब एनडीए वाला और ये फिर दोनों एक साथ मिलके आगे काम कर सकते हैं। तो बच्चे, अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक अगेन एंड अगेन। हम हार्डवर्क करते हैं कई बार, बट लक है ना, कई बार होता है कि साथ नहीं देता है। तो जब हमारे पास मौका है और हम यदि एलिजिबल करते हैं तो क्यों ना हम इनको ऑप्ट करें। तो बाकी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही परमानेंट कमीशन है, और परमानेंट कमीशन के साथ साथ क्या है, आपका ऑफिसर एंट्री के लिए आप जा सकते हैं। चलिए बच्चे, तो एनडीए आप दे सकते हैं, TS 10+2 एंट्री दे सकते हैं, TS दे सकते हैं, और इन तीनों में से जिसमें भी आपका हो जाता है, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड। मान के चलो कि आपका इन तीनों में से किसी में नहीं होता है, आपके तीनों के मौके खत्म हो जाते हैं, और अब आपके सामने एक बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ता है। या फिर आप जैसे ही 12th करते हैं, 12th के बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं। काफी सारे बच्चों को लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन को ड्रॉप करना चाहिए, और ड्रॉप करके मुझे इस बार एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और मैं एनडीए में चला जाऊंगा तो ना मुझे फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मतलब जो करूंगा फिर एनडीए में जाके करूंगा। अब बच्चा है, वो कुछ भी सोच सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन सही क्या है। जैसे कई बार आप एडुकेटर से पूछते हो कि सर मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले दो और मौके जिनके बारे में मैं आपको यहां पे फिर से बताना चाहूंगा। बच्चे, होता क्या है कि जैसे ही आप 12th करते हो, और 12th करने के बाद है ना, जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, या उनके मन में एक रहता है कि भाई मैं पहले एक जॉब ले लेता हूं, पहले एक जॉब सिक्योर कर लेता हूं, उसके बाद आगे की प्रिपरेशन करता रहूंगा। जिसने मन में ठान ली है कि मुझे सिर्फ वही करना है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबकी कंडीशन अलग अलग है। वो चाहता है कि सर मैं थोड़ा सेट होना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं, सो दैट मैं आगे की लाइफ को कंटिन्यू कर सकूं। तो बच्चे, आपके लिए दो मौके और मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन वो आपके क्या है, ऑफिसर एंट्री के लिए नहीं होते हैं। जो आपकी ऑफिसर एंट्री होती है, दे आर द कमीशन्ड रैंक, बट दिस इज नॉट फॉर द कमीशन रैंक, दिस इज फॉर द नॉन कमीशन रैंक। ठीक है, तो अभी जानेंगे कि कमीशन और नॉन कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। चलो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमीशन एंड द नॉन कमीशन रैंक। बच्चे, बहुत बड़ा डिफरेंस, या फिर मैं कहूं कि कहो तो कि जहां पे एयरफोर्स की, मतलब यदि आप एयरफोर्स से जाते हैं और एयरफोर्स का आपका कैरियर जहां तक चलता है, एनडीए की शुरुआत ही वहां से होती है जहां से एयरफोर्स का जो कैरियर होता है वो अपने रिटायरमेंट पे होता है। एनडीए की जो शुरुआत करते हो वो आप कहां से करते हो, वो आप लेफ्टिनेंट से करते हो। एनडीए के बाद जो आपको रैंक दी जाती है वो लेफ्टिनेंट दी जाती है, और आपकी शुरुआत ही फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और इस तरीके से होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं, आप एयरफोर्स के थ्रू जाते हो या फिर नेवी के थ्रू जाते हो, हाँ, एक कैरियर स्टैब्लिश करने के लिए गुड है ना। कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना कुछ से कुछ नहीं से थोड़ा बहुत तो है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या जो एक स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि इनमें भी आगे बढ़ने के मौके हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इनमें भी जाके आप अपने आप को आगे आने वाले 3 से 4-5 साल में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि भाई इसकी शुरुआत जहां से होती, मतलब इसकी शुरुआत ही वहां से होती है जहां ये अपने कैरियर के रिटायरमेंट पे होता है, और कई बार है ना पहले ही रिटायरमेंट हो जाता है। और लेफ्टिनेंट रैंक तो क्या है, बहुत लास्ट में, वो भी ऑनररी रैंक होती है, मतलब प्रमोशन के बाद भी नहीं होती है, और ये आपका कमीशन हो जाते हैं, और ये आपके जूनियर कमीशन या जेसीओ या नॉन कमीशन बोलते हैं। तो एक बार रैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लेता है। जैसे ये आपकी कमीशन रैंक है। जैसे इंडियन आर्मी में मैं बात करूं तो शुरुआत होती है आपकी लेफ्टिनेंट से, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और लास्ट में आ जाते हैं आपके जनरल।
नेवी की मैं बात करूं तो नेवी की शुरुआत होती है सब लेफ्टिनेंट से, उसके बाद लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कमांडर, उसके बाद कैप्टन, फिर कॉमोडोर, फिर रियल एडमिरल, देन वाइस एडमिरल एंड देन द एडमिरल। और एयरफोर्स की बात करूं तो फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल एंड द एयर चीफ मार्शल। तो इफ यू गो फॉर द ऑफिसर एंट्री, यू स्टार्ट योर कैरियर आइदर लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट और द फ्लाइंग ऑफिसर एज पर द आर्मी नेवी एयरफोर्स। यदि आप शुरुआत करते हो एयरफोर्स एक्स ग्रुप से, यहां पे मैंने वाई ग्रुप नहीं बोला है, दोनों ही एग्जाम होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल एंट्रीज के लिए होता है और वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल एंट्रीज के लिए होता है। यदि आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वाई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप वाई ज्वाइन करें। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो शुरुआत हो जाती है आपकी एयरक्राफ्टमैन, फिर उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, और यहां से फिर ये आपका जेसीओ रैंक हो जाते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। बट अपने आप इसी कैरियर के दौरान में आपको एक और मौका मिलता है कि आप यहीं पे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप एफकेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एफकेट अगेन आपको क्या है, ऑफिसर बनने का मौका देता है बच्चे। लेकिन एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर करूंगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि यहां पे फिर आपको क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट भी हो जाता है, क्योंकि बाहर आप पूरी तरीके से लगोगे। बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज एवरीवेयर, एक्सेप्शन हमेशा है। कई बार यहाँ पे जाके भी लोग है ना बन जाते हैं, कई बार बाहर से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लक है, लाइफ है, कुछ पता नहीं है किस मोड़ पे ले जाए। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और आपको यहाँ से कई सारे मौके मिलते हैं, उनके थ्रू क्या है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जिस तरीके से जैसे जो डिपार्टमेंटल होते हैं, अब डिपार्टमेंट में जाने के बाद यहां से कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे आप अपनी सर्विस करते हुए ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद एफकेट या सीडीएस देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना, जिन बच्चों ने एयरफोर्स एक्स ग्रुप से अपनी शुरुआत की और उसी के दौरान वो अपनी ग्रेजुएशन करते रहे और एफकेट दिया, और एफकेट देने के बाद वो फिर से क्या हो गए, एज एन ऑफिसर एंट्री पायलट बन गए। तो आपके पास एक मौका है, आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंटल एसएसबीज भी होती हैं जिनसे आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है ना। वो आपको डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे, जैसे एसीसी एंट्री होती है, आर्मी कैडेट कॉर्प्स। उसके बाद एक एससीओ होती है, स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर, और एक होता है पीसीएसएल, दैट इज द परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। तो ये भी आपको कुछ डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इफ यू स्टार्ट योर कैरियर फ्रॉम द एयरफोर्स एक्स ग्रुप। और वैसे ही नेवी में होता है नेवी डबल ए, ये भी नेवी का क्या होता है, टेक्निकल ड्यूटीज के लिए होता है, जिसका जो एज क्राइटेरिया है वो 17 से 20 तक आपको दे सकते हो। और इसमें क्या है, 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, मतलब यदि आप 12th क्लास में हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हो, आपको 12th क्लास पास होना चाहिए विद मिनिमम 60% इन द मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी कहाँ होती है, INS चिल्का होती है ना। तो आपने कई बार देखा भी होगा जो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, चिल्का मिशन, वो क्या है एग्जैक्टली, नेवी डबल ए के लिए ही है। वैसे ही मैं बात करूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो 17 से 21 साल तक। इसमें क्या है, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। कई बार पूछता है कि सर परसेंटेज क्या मैटर करता है, तो परसेंटेज यही है कि भाई यदि आपकी 50% से कम है, इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपका 50% होना चाहिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड द फिजिक्स। गौर फरमाइएगा, इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो कहां पे होता है, बेलगांव में होता है ना, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा मिशन बेलगांव चलता है, और बेलगांव में जो ट्रेनिंग होती है उसका नाम होता है JBPT। इसकी सबसे पहले जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग होती है, मतलब एक बेसिक ट्रेनिंग होती है वही जिसमें एयरफोर्सेस के जो रूल्स रेगुलेशन या नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग आपको। उसके बाद फिर इसके काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं चेन्नई में, है ना, और भी बहुत सारी जगह होते हैं। जिस तरीके से आपकी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं वैसे ही आपको भेज दिया जाता है। किसी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलती है, किसी को मैकेनिकल मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस वो आपका डिपार्टमेंट में जाके आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो बच्चे ये दो मौके आपके पास हैं जिनके थ्रू आप अपने कैरियर को शुरू कर सकते हो और आगे चल के आप अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकते हो। मतलब एक वो सपना जो आपने देखा था ऑफिसर बनने का, आप उसको आगे कंप्लीट कर सकते हो। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो शुरुआत ही अपनी ऑफिसर से करूंगा, एनडीए नहीं हुआ, टीएस नहीं हुआ, 10+2 बीटेक एंट्री नहीं हुआ, तो मैं ग्रेजुएशन करूंगा और ग्रेजुएशन के बाद मैं सीडीएस या एफकेट से मैं जाऊंगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब आ जाता है कि एनडीए की प्रिपरेशन के साथ मैं ग्रेजुएशन करूं या ना करूं, या फिर मैं ड्रॉप आउट लूं, और यदि मैं ग्रेजुएशन करता हूं तो मैं किससे करूं। तो आजकल एक जो बड़ा सवाल है जो बच्चों को काफी परेशान कर रहा है वो ड्रॉप आउट का है। ठीक है सर, मुझे ड्रॉप आउट करना चाहिए या फिर मुझे अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए। बच्चे, एनडीए इज ए नॉकआउट गेम। आप जिस स्टेप पे बाहर होते हैं आप वहां फिर से 0 आ जाते हैं। आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, आप एसएसबी में जाते हैं, एसएसबी में रिकमेंड नहीं होते हैं, तो भी आपको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो देयर इज नो श्योरिटी, तो आप कोई भी ऐसा रिस्क ना लें। यदि आप मुझसे पूछें कि सर आपका क्या सजेशन रहेगा, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हुए आपको क्या है, एनडीए की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। इन केस मान लो आपका एनडीए हो जाता है, दैट इज वेल एंड गुड, एयरफोर्स मतलब एनडीए हो जाता है तो आपकी ग्रेजुएशन साइड में रखी रहेगी। मान लो आपका एनडीए नहीं क्लियर होता है, तो जितना लेट आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हो इसका मतलब आपके कैरियर के उतने साल क्या हो गए, पीछे चले गए। आप 1 साल का ड्रॉप लेते हो तो आप 1 साल पीछे चले जाते हैं, आप 2 साल का ड्रॉप लेते हो और 2 साल पीछे चले जाते हो। और बच्चे, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब आप एक बार लर्निंग करना बंद कर देते हैं ना, तो दोबारा उस ट्रैक पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपनी स्टडी को आप स्टॉप ना करें, उसको कंटिन्यू करते हुए ही आप एनडीए की प्रिपरेशन करें। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप आउट ना लें, है ना, क्योंकि अब ये जो डिसीजन है ये बड़े सोच समझ के हमें लेना है, बिकॉज दिस इज अ बिग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। बच्चे, वो डिसीजन है, ये डिसीजन उस बीज की तरह है जिसे आज यदि आप बोते हो तो अगले 4 से 5 साल बाद आप अपने आप को वैसा ही बनता देखोगे। आम का बीज डालोगे तो बच्चे आम ही बनेगा, और अमरूद का डालोगे तो अमरूद ही बनेगा। आज आप जिसमें इन्वेस्ट कर दोगे अपने आप को, आने वाले 4 से 5 साल में आप अपने आप को वैसा ही पाओगे। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जैसी ग्रेजुएशन आप करोगे, जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन करोगे, अगले 4 से 5 साल में आपका कैरियर भी वहीं आपको दिखाई देगा। तो बच्चे, ये जो डिसीजन है ये आपको जज्बाती होके नहीं लेना है। कई बार बच्चे का फोन आता है कि सर मेरा दोस्त ये कर रहा है, मैं भी कर लूं। भाई, दोस्त कर रहा है, आप क्यों? क्या आपकी और आपके दोस्त की सिचुएशन सेम है? क्या जो कंडीशन आपके दोस्त की है वो आपकी भी है? यदि है तो मुझे बताइए, और नहीं है तो फिर आप कोई भी जज्बात में आके डिसीजन ना लें, क्योंकि ये वो डिसीजन है, यदि आप इसको गलत लेते हैं तो आप आने वाले 4 से 5 साल में फिर अपने आप को पीछे ही महसूस करेंगे। तो डिसीजन को बड़ा संभल के लें, सोच समझ के लें, और जो भी आप करने जा रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके पीछे एक प्लान बनाएं कि अब मैं, बेशक आप टाइम लें, वक्त लें, जल्दबाजी ना करें। जब भी बात बड़े डिसीजन लेने की हो तो आप उसमें जल्दबाजी ना करें, या किसी के कहने में आके, आवेश में आके आप कोई भी डिसीजन ना लें। मेरा दोस्त सर बीटेक कर रहा है, मैं कर लूं। भाई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपकी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप फंस जाएंगे ना। क्यों भाई, फंस जाएंगे कि नहीं? तो इस केस में, इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो बच्चे ने माना कि पूछा कि सर मैं ड्रॉप आउट लूं या ना लूं, तो मैंने कह दिया कि भाई ड्रॉप आउट आप ना लें। तो दूसरा क्वेश्चन उसका आता है कि सर फिर मैं करूं क्या? इतनी सारी डिग्री है मार्केट में, तो मैं करूं क्या? तो अब यहां से 2-3 सवाल शुरुआत हो जाते हैं। बच्चा, पहला होता है कि आप क्या है, बिल्कुल
आपका सपना ही है कि भाई मुझे तो फौज में ही जाना है, उस केस में बात अलग हो जाती है। और दूसरा आपका सपना है कि भाई एनडीए मैंने दे दिया था, घर वालों के कहने में आके दे दिया, या मेरा मन नहीं था, दोस्त ने फॉर्म भरा था तो मैंने दे दिया, मैं तो आईआईटी करना चाहता हूं, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं तो एमबीबीएस करना चाहता हूं। तो उन बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिसका एम ही एमबीबीएस करना है या जिसका एम ही आईआईटी जाना है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि ये वो बीज है जिसको आज से 4 से 5 साल बाद आप बढ़ता हुआ देखेंगे। तो एक वो बच्चा जिसे फौज में जाना ही नहीं है, बस किसी के कहने में या अपने आप को देखने के लिए, परखने के लिए उसने एनडीए का फॉर्म भर दिया था, नहीं हुआ, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो वो भूल जाता है, लेकिन अब वो अपने नए कैरियर की शुरुआत कर देता है। लेकिन एक बच्चा जिसकी जिद यही थी कि मुझे तो सिर्फ डिफेंस में ही जाना था, डिफेंस में ही जाना है, मेरा एनडीए नहीं हुआ, मेरा 10+2 टीएस नहीं हुआ, बीटेक एंट्री नहीं हुआ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप नहीं हुआ और नेवी नहीं हुआ, तो अब मैं आगे अपने कैरियर का एस्टैब्लिशमेंट कैसे करूं? तो मैं सर क्या करूं? मैं बीए करूं, मैं बीएससी करूं, मैं बीकॉम करूं, मैं बीटेक करूं, मैं एमबीए करूं, मैं बीसीए करूं? तो इतनी सारी डिग्री आप देखते हैं, बीए भी है, बीएससी भी है, बीटेक बीई भी है, बीबीए है, बीए प्लस एलएलबी है, बीसीए है, बीएमएस है, बीसीए है, अच्छा 2 बार हो गया, हाँ बीजेएमसी है, एविएशन कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, डिप्लोमा है, एमबीबीएस है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ डिग्रीज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन द मल्टीपल डिग्रीज। तो बच्चे इसको कैसे डिसाइड करें? तो 2 फैक्टर जो आपको इसको डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे, और जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो चीज होती है जो आप जीवन में अपने आप को बनते हुआ देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बचपन से ही सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना था, तो आप क्या करेंगे? फिर 12th के बाद आपके रास्ते अलग हो जाएंगे, आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, नीट के थ्रू आपका एमबीबीएस में हो जाता है, दैट इज वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो फिर आप किसी दूसरे तरीके से करेंगे। यही होगा कि नहीं होगा? दूसरा, इंटरेस्ट के साथ साथ यहां पे एक और फैक्टर है जो साथ में आ जाता है, दैट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन। बच्चे मान लीजिए आपका सपना पायलट बनना है, आप एनडीए के थ्रू पायलट नहीं बनना चाहते हैं, आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं। तो कमर्शियल पायलट के लिए आपका एविएशन कोर्सेज होते हैं, जिसका फीस माना जाता है कि 70 to 80 लाख और मिनिमम मतलब 1 करोड़ के समथिंग हो जाता है। तो इंटरेस्ट तो आपका अच्छा है, नो डाउट, आपने बड़े सपने देखे, इंटरेस्ट भी आपका अच्छा है, बट ये क्या हुआ? फाइनेंशियल कंडीशन। यहां पे आके आप क्या हो गए? फेल हो गए। क्यों भाई? नहीं है ना इतना पैसा, नहीं कर सकते। या फिर आपका सपना है बीटेक करना, अब बीटेक के लिए ठीक है, जिनके पास पैसा है दे कैन कंटिन्यू, बट जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जज्बाती तो नहीं बनना है ना, आप किसी से लोन लेके किसी दूसरे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये 2 बातें आपके साथ जो हर बच्चे के लिए सूटेबल होती हैं। आपका इंटरेस्ट है, यू आर फाइनेंशियली गुड, देन यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको साथ में आगे अपना कैरियर डिफेंस में ले जाना है। तो मुझे सर वो कौन सी डिग्री है जिसे मैं कर लूं तो मैं आगे हर एग्जाम में एप्लीकेबल हो सकता हूं, मैं सीडीएस भी दे सकता हूं, मैं सीएपीएफ भी दे सकता हूं, मैं एफकेट भी दे सकता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जो आगे चल के आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। मान लीजिए जैसे आप बीए करते हैं, तो बीए करने के साथ आप सीडीएस दे सकते हैं, आप सीडीएस दे सकते हैं, आप एफकेट दे सकते हैं, लेकिन एफकेट में सिर्फ आप ग्राउंड ड्यूटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। खत्म अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए कहता हूं कि बच्चे जो भी करना है सोच समझ के करना है, ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और इस वीडियो को लाने का पर्पस भी यही है कि आप चीजों को समझें और एक पूरे तरीके जाने कि किस किस तरीके से आप आगे कैरियर को बढ़ा सकते हैं।
चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। बीएससी है, बीटेक है, मेजरली यही डिग्री होती है। बच्चा जो डिसीजन लेता है या फिर उसका बिजनेस वगैरह में है तो यहाँ से एलएलबी कर सकता है। ये भी मैंने लिखा है क्योंकि इसका भी आगे चल के एक मौका मिलता है फौज में जाने का, ठीक है। बीसीए है, बीएमएस है, मेडिकल से रिलेटेड बीसीए, ये फिर जर्नलिज्म है, एविएशन है, बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, बी फार्मा है, डिप्लोमा एंड एमबीबीएस। तो इन दो फैक्टर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। बट उससे पहले आप जानिए कि ग्रेजुएशन के बाद आने वाले जो एग्जाम होते हैं उनकी क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, उसका एनडीए नहीं हुआ, पीछे जितने भी एग्जाम मैंने नहीं हुए बताए हैं वो नहीं हुए, अब वो सीडीएस देना चाहता है। सीडीएस के साथ साथ उसका जो झुकाव है, आगे उसे पता चला जब वो बड़ा हुआ कि वो सिविल सर्विसेज में भी आगे अप्लाई करना चाहता है। तो इसके लिए वो अपने आप को आर्ट के सब्जेक्ट में आगे कंटिन्यू कर सकता है ना, क्योंकि बीए करने के बाद वो सीडीएस को भी अप्लाई कर सकता है और सीडीएस के साथ साथ आगे उसका झुकाव यदि सिविल सर्विसेज की तरफ होता है तो इनको भी आप क्या है, इनको भी आगे वो कंप्लीट कर सकता है। तो एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। अब मान लीजिए कि आपकी जिद है कि मुझे तो एयरफोर्स में ही जाना है, एयरफोर्स नहीं तो कुछ नहीं, या तो मैं जाऊंगा एयरफोर्स में जाऊंगा, बाकी दूसरे में मैं जाऊंगा ही नहीं। तो एयरफोर्स के लिए आपको क्या होनी चाहिए, यू शुड हैव डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल और बीई, ठीक है। यदि आप बीए करके जा रहे हो तो बीए से आप, ठीक है, एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ पायलट एंट्री के लिए। लेकिन आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंट्री में जाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या बीई आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यदि आप नेवी में जाना चाहते हो, आपकी जिद है मुझे नेवी में ही जाना है, तब आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग ही होनी चाहिए। यदि आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, तो आप नेवी का ऑप्शन यहां पे लूज कर देते हो, है ना। बाकी यदि बीए करते हो या आईएमए ओटीए के लिए आप जाना चाहते हो तो आईएमए और ओटीए के लिए आप अ डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि जो वैलिड है, ऐसी नहीं है कि कोई भी, है ना, कागज बनवा लिए और एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। अब यहां पे एक और सवाल उठता है बच्चे का कि सर मैं बीए करना चाहता हूं, ठीक है, और बीए मैं रेगुलर करूं या फिर मैं प्राइवेट करूं। ठीक है बच्चे, रेगुलर का मतलब है कि मैं हर रोज वही कॉलेज जाऊं, कॉलेज वाली लाइफ को जाऊं, देखूं, एंजॉय करूं। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि सर मैं सिर्फ, है ना, फॉर्म भर दूं और कभी कभी बीच में क्लास ले लूं और जब एग्जाम हो उसको दे दूं। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं रेगुलर से सीडीएस दे सकता हूं, प्राइवेट से दे सकता हूं। बच्चे दे आप दोनों से ही सकते हो, है ना। एक बच्चे का शायद डाउट भी आया था कि प्राइवेट डिग्री करके हम सीडीएस नहीं दे सकते। बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, एंड आई एम द वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इट। तो आप इससे करके भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे फिर मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप प्राइवेट मत करिए, आप रेगुलर करिए। क्योंकि जब आप रेगुलर करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, और कॉलेज का मकसद ही होता है कि हमें हमारे स्किल्स को डेवलप करना। वो बात अलग है, मौज मस्ती की लाइफ होती है, ठीक है, उसको भी आप एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, बिकॉज ये स्किल्स ही आपको आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सजेशन के लिए मैं आपको मना करूंगा, आप ये मत करो, ठीक है। बाकी आपकी, है ना, मर्जी है ना, लेकिन ये है कि आप रेगुलर ही किसी भी डिग्री को करो। तो आईएमए और ओटीए, ठीक है। अब आईएमए और ओटीए में भी क्या डिफरेंस होता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आईएमए है और ओटीए है, तो आईएमए और ओटीए में क्या होता है कि जो ओटीए होता है ये आपका, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो जाता है। बाकी आईएमए, आईएनए, एयरफोर्स, ये तो पीसी रहते हैं। यहाँ पे जो पेपर होता है आईएमए के लिए, आईएनए के लिए और एयरफोर्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा इंग्लिश का होता है और तीसरा जीएस का होता है। लेकिन ओटीए में आपके पास सिर्फ 2 पेपर हैं, आप इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं,
ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अब कौन सी डिग्री आप कर सकते हो बच्चे, आप बीए भी कर सकते हो, ठीक है। आप फाइनेंशियली गुड है तो आप बीटेक कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देखोगे कि इस बीटेक करने के भी क्या होते हैं, कुछ और मौके आपको फौज देती है। उसके साथ साथ यहां पे आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। इनकेस मान लो कि बहुत लक आपका ऐसा ही है कि व्हाइट पेन से ही लिखा हुआ है, ना तो ऊपर वाले को दिख रहा है ना जिंदगी को दिख रहा है, किस्मत मतलब बिल्कुल अंधेरे में पड़ी है, तो ठीक है कि एक प्राइवेट नौकरी हम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे कोई मजाक नहीं है, हम अपने कैरियर को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो जो डिसीजन लो वो सोच समझ के लो। बाकी बीए करने के बाद, ठीक है, और कहा भी जाता है कि भाई है ना, बीटेक करने के बाद तो फिर इंजीनियरिंग, देखो एक्सेप्शन हर किसी में है, बट बीए के बाद आप सिविल की तरफ या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अभी सिर्फ फौज की बात हो रही है। सेम आप बीएससी, आपका इंटरेस्ट है कि आप आगे चल के अपने मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, यदि मेरा इधर नहीं होता है तो आप फिर बीएससी के साथ, तो बच्चे फाइंड आपको ही करना पड़ेगा। कोई एडुकेटर, कोई टीचर, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, ये आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही बैठ के समझना पड़ेगा कि भाई मैं चाहता क्या हूं, मुझे आगे क्या बनना है। मैं बीएससी करता हूं मैथमेटिक्स से आगे, तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहता हूं, या फिर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इंजीनियरिंग करके कुछ नई खोज करना चाहता हूं, तो आप बीटेक कर सकते हैं। या मैं, है ना, सरकारी जहाज नहीं उड़ा तो मैं प्राइवेट जहाज उड़ाना चाहता हूं, तो मैं ये कोर्सेज कर सकता हूं, एविएशन कोर्सेज, क्योंकि इसका भी आगे फायदा होता है। एफकेट में 2 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन होता है पायलट ब्रांच के लिए, क्योंकि वहां पे 24 एज हो जाती है नॉर्मल वालों के लिए, लेकिन 2 साल और बढ़ जाता है जिनके पास ये मतलब प्राइवेट लाइसेंस होता है, किसके द्वारा, डीजीसीए के द्वारा अप्रूव, डायरेक्ट जर्नल ऑफ कोर्सेज, मतलब कॉमरेड एविएशन से रिलेटेड जो होता है, तो वो क्या है, यहां से उसको भी मौके मिलते हैं। उसके बाद बीटेक की बात करूं तो बीटेक के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उनको वो क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। जैसे टीजीसी है, उसके बाद एसएससी टेक्निकल एंट्री है। आप बीटेक में अच्छा करते हो तो कुछ अगेन आपको फिर बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है, तो वहां से भी आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मन है कि मैं वकालत करना चाहता हूं, सीडीएस तो मैं दूंगा ही, लेकिन सीडीएस मेरा नहीं होता है, तो मैं आगे अपने कैरियर को वकालत की तरफ ले जाऊंगा। तो आपने बीए किया, बीए के साथ आपने एलएलबी किया, तो उधर तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन फौज आपको फिर से एक और मौका देती है, और वो भी बिना रिटन क्लियर किए। यहां से भी आप एक एंट्री होती है जिसका नाम होता है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। आप इसके थ्रू आर्म फोर्सेज में जज बन सकते हैं। जैसे आर्म फोर्सेज में भी क्या होता है, सजाएं होती हैं, कोर्ट मार्शल होते हैं, है ना, तो उनको कौन लेता है, यही जज लेते हैं। तो ये भी आपके पास मौका है, इसको आप कर सकते हैं। चलो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सीडीएस में मैं बात करूं, सीडीएस का ट्रेनिंग क्या होता है, तो आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है वो आईएमए देहरादून में होता है। नेवी की मैं बात करूं, नेवी का फिर से इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला। एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स का हैदराबाद में होता है। यही सेम सीन आपका एनडीए का भी होता है। एनडीए का पहला ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे, लेकिन उसके बाद फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओटीए की बात करूं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, और अब तक हमने जितनी भी एंट्री की बात की, यहाँ पे महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मतलब फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन द एनडीए एग्जामिनेशन टीएस 10+2 बीटेक एयरफोर्स एक्स। ये एक ऐसी एंट्री है पहली जो फीमेल्स को भी क्या करती है, इनवाइट करती है, ठीक है। तो आपके कोई भी कजिन है, सिस्टर हैं, या कोई भी है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, तो यदि आप सीडीएस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आपके लिए, जिसमें आपके लिए ओटी एग्जामिनेशन ओपन है, और इसमें मेल की जो ट्रेनिंग होती है, मेल और फीमेल, ये कहाँ होता है, ओटीए चेन्नई, जो कहाँ पे है, मद्रास में है, ठीक है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एनसीसी। बच्चे जब आप अपनी ग्रेजुएशन को चूज करते हैं, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीसी को भी कंटिन्यू करिए। करना ही क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा। आप बीए करते हैं, आप बीएससी करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उस कॉलेज का चूज करें जिसमें उस कॉलेज में आपको एनसीसी प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि आगे चल के फिर एक मौका आपको मिलता है। मान लीजिए आप
किसी भी एंट्री से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो एक और एंट्री आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड द एनसीसी एंट्री। एनसीसी एंट्री में यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट होते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, 3 लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। तो यदि आप पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और यहां पे भी लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रेड होना चाहिए, ए और बी ग्रेड होना चाहिए। यदि इसमें भी आपके पास सी ग्रेड है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो एनसीसी करने का कोई फायदा नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। जस्ट उस मोमेंट को एंजॉय करके चले आओगे, क्या फायदा होगा। तो फायदा कहां से होगा कि यदि आपके पास ए और बी ग्रेड है तो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के थ्रू आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो। ठीक है, तो एक और फिर मौका है, और ये भी साल में 2 ही बार होता है, तो काफी मौके आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। 49.9 भी है ना, तो भाई साहब मानना कि ये आपके लिए बनी नहीं है, खत्म है ही नहीं फिर आपके लिए। कम से कम 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीबी हो, एमबी हो, बट ये आपके होने चाहिए। और ये भी क्या है, आपका एक डायरेक्ट एसएसबी का मौका है। एज क्वालिफिकेशन की बात करूं, अच्छा जो सीडीएस और एनसीसी का एज क्वालिफिकेशन होता है, इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे तो एयरफोर्स का थोड़ा कम होता है, एयरफोर्स नेवी का, ठीक है, उससे बाद आईएमए का, और सबसे लास्ट तक आप कोई एग्जाम दे सकते हो तो ओटीए 24 तक आप दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक के बारे में। अब जैसे कोई बच्चा बीटेक करता है और बीटेक के उसको क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज डिफेंस में मिलते हैं, तो बीटेक करने के बाद एक तो यही हो जाता है कि भाई उसने अपने अंदर स्किल डेवलप की है। ठीक है, अब वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी कर सकता है। लेकिन उसका मन नहीं मानता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लोग अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज को छोड़ के आते हैं बिकॉज उन्हें फौज में जाना है। उनके अंदर का जो कीड़ा है वो अभी भी जगा हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। और वही है ना कि जो सपना है, सपना कभी खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। जो आपने सपना एक बार देख लिया, जो चाहत आपने कर ली, वो कभी खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पास मौके खत्म हो जाएंगे, एक एंट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन और भी एंट्रीज आपके पास हैं। तो जो एक सपना देखा था ना कहीं वो फिर से बार बार मन को परेशान करता है, चल यार लेट्स ट्राई करते हैं एक बार। तो फिर उसके पास मौके होते हैं, तो फिर वो क्या है, इन 2 एंट्रीज के थ्रू क्या है, डिफेंस को ज्वाइन कर सकता है। एक होती है टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट, है ना, और दूसरी होती है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। ये दोनों ही डायरेक्ट एंट्री होती हैं जिनमें बिना रिटन के आप जा सकते हैं। टीजीसी की मैं बात करूं तो ये परमानेंट कमीशन फॉर अनमैरिड मेल, ये किसके लिए होती है। अच्छा, अभी तक मैंने सारी जो एंट्री बताई वो अनमैरिड मेल ही हैं। शादी वादी का प्लान कर रहे हो तो पोस्टपोन कर देना, क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, एक जगह अलाउड है, आगे बताऊंगा, वहां पे यदि आप 25 से ऊपर के हो गए हो तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। इसका ट्रेनिंग कहां पे होता है, इसका ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में। एज लिमिट 20 to 27 ईयर एंड पास इंजीनियरिंग डिग्री और इन द लास्ट एंड फाइनल ईयर। अच्छा, एक और बात कि मान लीजिए आप सीडीएस देना चाहते हैं और आप अपने ग्रेजुएशन में हैं, तो एक बहुत बड़ा मौका, बहुत अच्छी मैं कहूं तो ऑफर सीडीएस के पेपर से आपको मिलता है कि सीडीएस को आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं आता है, जैसे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और इसी साल आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, तो सिर्फ 1 साल के बाद ही फिर, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका इसी में निकल जाएगा, सेकेंड ईयर आप करोगे, थर्ड ईयर में फिर आप फिर से सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि बस आप फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन आप कर चुके हो। वैसे ही यहां पे मौका मिलता है कि या तो आपने इंजीनियरिंग डिग्री पास कर ली हो या फिर आप लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए, है ना, तो आप इस एंट्री को दे सकते हैं। इसी में दूसरी एक होती है एसएससी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसका ट्रेनिंग कहां पे होता है, ओटीए चेन्नई में होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, इंजीनियरिंग वाले जो बंदे हैं या जो अपने फाइनल ईयर या इसको बोलते हैं सेमेस्टर में है, वो क्या है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा मौका फीमेल के लिए यहां पे मिलता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, दोनों ही इसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांच होती हैं, टेक्निकल, मैकेनिकल, बहुत सारे, क्योंकि
फौज के पास एक सुई से लेके जहाज तक अपना होता है ना। तो वही है कि सारे मैन पावर की जरूरत उन्हें होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज से वो क्या करते हैं, लोगों को चूज करते हैं। तो बच्चे यदि आप बीटेक करते हैं तो बीटेक के फायदे आपने देख लिए, आप सीडीएस तो दे ही सकते हैं, सीडीएस के साथ आप ये 2 एंट्री का भी लाभ उठा सकते हैं, और लास्ट में फिर आ जाता है आपका एफकेट। चलिए अगला जो एग्जाम है आपका वो है आपका एफकेट। एफकेट दैट इज द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एयरफोर्स अलग से एक एंट्री निकालता है, एयरफोर्स, क्योंकि आर्मी की बहुत सारी एक्स्ट्रा एंट्रीज आपने देखी, अब ये किसकी है, एफकेट। तो एफकेट क्या है, दैट इज द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ये मेल और फीमेल दोनों को ही इनवाइट करता है, किसके लिए, ग्राउंड फ्लाइंग ड्यूटीज के लिए, फ्लाइंग ड्यूटीज के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटीज में भी आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है कि सर मेरी जिद है कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, और एयरफोर्स में भी पायलट ही बनना है, उससे नीचे तो बात ही नहीं करूंगा। तो फिर आप यहां से फ्लाइंग ड्यूटी इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसको आप ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। यही वो एंट्री थी जिसको मैंने बताया था कि आप एक्स ग्रुप के साथ साथ ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हुए आप इसको आगे कर सकते हैं, यही वो एफकेट है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटीज में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जहाज है, प्लेन है, जब वो उड़ता है तो सिर्फ उसको पायलट ही नहीं उड़ाता है, उसको नीचे से कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो उनके लिए भी क्या है, ये एफकेट इनवाइट करता है। इसमें दोनों ही तरीके के कमीशन होते हैं, परमानेंट कमीशन एज वेल एज द शॉर्ट सर्विस कमीशन। अच्छा, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सर्विस होती है, कुछ केसेस में ये एक्सटेंडेबल होती है, कुछ केसेस में ये नॉन एक्सटेंडेबल होती है। इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड एंड डिपार्टमेंटली, ये आपकी एक्सटेंड हो जाती है, और परमानेंट कमीशन दैट इज जब तक उसका टेन्योर है तब तक वो रहती है ना। शॉर्ट सर्विस कई में 10 साल का होता है, कईयों में 14 साल का होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट एंट्रीज पे। ओके, चलो नेक्स्ट है, इसमें आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको मैं अभी बता रहा था, तो इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए, 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके पास क्या है, वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है ना, यदि आप एविएशन का कोर्स करते हो और एविएशन का कोर्स करके आपके पास वैलिड लाइसेंस है, तो आपको 2 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ये आपके पास किसके द्वारा होना चाहिए, डीजीसीए के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन जो होता है, इसके थ्रू आप ये लाइसेंस होना चाहिए, तो आपको 2 साल का मौका मिल सकता है। हाँ, मैरिटल स्टेटस क्या है, बिलो 25 अनमैरिड होना चाहिए। तो एफकेट में ये होता है कि भाई यदि 25 के बाद आपकी एज है तो मैरिड चल सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि शादी के बाद फिर, है ना, आप जब तक आपका ट्रेनिंग टाइम है तब तक आप फैमिली को साथ नहीं रख सकते, है ना। खैर इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, पहले नौकरी ले लें, बाद में कर लेंगे। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लाइंग ब्रांच, सुन लीजिए, इट इज मैंडेटरी मिनिमम 50% मार्क्स इन द मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल and above than 60% in graduation। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि हमारे 60% मार्क्स नहीं होते हैं ग्रेजुएशन में और हम एफकेट का एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं, है ना। तो कम से कम 60% ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए। तो यू शुड हैव ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60%, ठीक है। तो जैसे आप बीए करते हो तो बीए के बाद आप 60% आपकी बीए में हो तो एफकेट में आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप पायलट बन सकते हो। हाँ, टेक्निकल एंट्री और नॉन टेक्निकल में जाना है तब आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और वो भी 60% के साथ, ठीक है। तो बीए करने के बाद भी मौके हैं, बीएससी के बाद भी मौके, बीटेक के बाद भी मौके, तो अब सोचना आपने है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अब आपने क्या डिसीजन लिया है, ठीक है। तो फिर मुझे बताना, और कोई भी इसमें कहीं भी समस्या है तो मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद आपका आ जाता है आईनेट। जिस तरीके से एयरफोर्स इनवाइट करता है उसी तरीके से इंडियन नेवी भी क्या है, एक एंट्री निकालता है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है आईनेट। आईनेट दैट इज इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। नेवी के लिए वैसे आप एनडीए से जा सकते हो, 10+2 बीटेक एंट्री से जा सकते हो, सीडीएस से जा सकते हो, और चौथा आप आईनेट के थ्रू भी जा सकते हो। आईनेट क्या होता है, इसमें अब बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे एजुकेशन ब्रांच एक होती है, जैसे जितनी भी डिफेंस एकेडमी होती हैं, जो ट्रेनी होते हैं उनको एडुकेटर ट्रेन करते हैं, तो वहां पे भी जरूरत है एडुकेटर की। तो एडुकेटर के लिए परमानेंट कमीशन होता है एजुकेशन ब्रांच में, और बाकी एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज एक्सटेंडेबल ऑन द गिवन कंडीशंस इन द डिपार्टमेंट। इसका भी ट्रेनिंग कहां पे होता है, आईएनए एजीमाला केरला में, बिकॉज दिस इज इन्वाइटेड बाय द नेवी, और नेवी का अकेडमी कहां पे है, वो केरला में है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री विद 60% होना चाहिए। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो ब्रांचेस है, ठीक है, उनमें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, बट एक ब्रांच इसमें भी है जिसमें बीएससी और बीकॉम वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, और वो है एसएससी लॉजिस्टिक्स। यदि आप बीएससी कर रहे हो तो आप आईनेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, बीएससी और बीकॉम है आपके पास तो आप ये दे सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। अब इतना सब करने के बाद अभी भी किस्मत व्हाइट पेन से ही चल रही है, और मान लीजिए कहीं नहीं हो पाता है, तो इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद एक और मौका आपको मिलता है। उस मौके के थ्रू भी आप मिलिट्री में तो नहीं बट पैरामिलिट्रीज के अंदर जा सकते हो। जैसे मिलिट्रीज में 3 विंग्स आपके हो जाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वैसे ही आप पैरामिलिट्री के अंदर सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो सीएपीएफ एग्जाम है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, और यहां से ये भी क्या होती है, ऑफिसर रैंक के लिए ही होती है, जिसमें क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इसमें भी क्या होता है, पैरामिलिट्रीज फोर्स जैसे एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें आप अपना कैरियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और यहां पे भी जो रैंक आपको मिलती है, असिस्टेंट कमांडेंट, मिलिट्री में आपकी शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट से, ठीक है, उसके बाद कैप्टन और उसके बाद मेजर। तो जो मेजर रैंक होती है इसी के इक्विवेलेंट होती है असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा है ये भी कि आप आगे चल के आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 25-24 इसमें एज क्वालिफिकेशन होता है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है, ओबीसी वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन भी होता है। इसमें पेपर की मैं बात करूं, ठीक है, 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, एक पेपर 1 हो जाता है, दूसरा पेपर 2। पेपर 1 इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर 2 इसमें सब्जेक्टिव हो जाता है, जिसमें आपको ऐसे लिखने होते हैं, रिपोर्ट लिखनी होती है, रिपोर्ट के साथ आपको प्रिसाइज लिखने होते हैं, उसके बाद ग्रामर होता है, पैसेज होता है। तो काफी अच्छा है कि आप अपने कैरियर को यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसी के साथ साथ एक और एग्जाम है आपका CPO-SI। भाई तैयारी जब कर रहे हैं और मन में ठान ही लिया है कि अब सरकारी नौकरी लेनी ही है और कहीं ना कहीं फौज में ही जाना है, क्योंकि फौज के लिए ही हम बने हैं, ऐसा मान के आप बैठे हो, तो एक और एग्जाम है CPO-SI, ठीक है। ये आपका गैजेटेड ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट, बट इससे थोड़ा लोअर ये आपका होता है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो पैरामिलिट्रीज के अंदर क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, जेसीओस के अंदर, नॉन कमीशन रैंक के अंदर। तो आप अपने कैरियर को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार यहां से प्लेटफॉर्म लेके आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यदि ये आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें भी वही 2 पेपर वाला ही सीन होता है, ठीक है। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और सेकंड पेपर में पूरा पेपर आपका इंग्लिश का ही होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, इन सब के साथ साथ इसके थ्रू आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का भी मौका मिलता है। तो भाई ठीक है, कैरियर की शुरुआत आप यहां से करके और आगे अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकते हो, है ना। साथ में रहते हुए आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो और ठीक है, एक गैजेटेड रैंक या ऑफिसर जब बन जाओगे, ठीक है, इसको आप
कर छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं LLB, दैट इज द जैग एंट्री। अब जिस बच्चे ने वकालत करने की सोची थी, ठीक है, तो उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन फौज उसको भी मौका देती है कि भाई वकालत बाहर क्यों करते हो, आओ कभी इधर भी आके करो। तो मौका देती है कि भाई आप वकालत हमारे इधर भी आके कर सकते हैं, और ये होती है जैग एंट्री। मौके मुद्दे की बात ये है कि इसमें भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, ये भी आपका डायरेक्ट SSB ही होता है। जैग स्टैंड फॉर जज एडवोकेट जनरल। हाँ, ये क्या होता है, आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जज एडवोकेट जनरल। जैसा मैंने आपको बताया कि फौज के अंदर भी पनिशमेंट दिया जाता है, तो कौन देगा, जजेस देंगे, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि फौज के पास सब कुछ अपना होता है। तो इसका एज लिमिट कितना होता है, 21 से 27 साल तक इसमें एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, मिनिमम 55%, गौर फरमाइएगा, मिनिमम 55% मार्क्स इन LLB from the college and university recognized by the bar council of India, है ना। जैसे डिफरेंट डिग्रीज होती हैं वो किसी ना किसी के द्वारा रिकॉग्नाइज होती हैं, तो वैसे ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मतलब आपके पास वैलिड डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55%, ज्यादा से ज्यादा फिर कट ऑफ लगती है। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि वैकेंसी कम होती है, क्योंकि जजेस तो कम ही होते हैं भाई, है ना। तो जज बनोगे तो फिर सोचो, फौज में देर आए दुरुस्त आए, है ना, उधर से नहीं तो इधर से सही। लेकिन अच्छा मौका है, वकालत के ज्ञान फिर हो ही जाता है वकालत करने के बाद, तो बस अपने आप को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सोचो, इफ यू रिकमेंडेड इन द SSB, उसके बाद क्या है, सीधा मैरिट एंड देन फिर जज बन गए, खत्म, नो रिटन, डायरेक्ट SSB, है ना। चलो, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में, है ना। तो आर्मी का जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है चेन्नई में, वहां उसकी होती है। इसके साथ साथ मिलिट्री हो गया, पैरामिलिट्रीज हो गया, एक और फोर्स आपकी होती है, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। जैसे मिलिट्री, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वैसे ही एक होता है तटरक्षक बल, है ना, जो हमारे समुद्र के तटों की रक्षा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में भी ये भी आपको मौका देता है कि इसमें भी आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएट है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके पास BA है, BSc है, BTech है, तो आप इसमें क्या है, आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, दैट इज इंजीनियरिंग डिग्री। हाँ, एक चीज यहां पे करेक्ट करेंगे कि इसमें क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 60%। ठीक है, इसमें BA नहीं होगा भाई, इसमें BA BSc नहीं, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 60%। फॉर जनरल ड्यूटी बैचलर डिग्री, हाँ, यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। वही वाली बात आ जाती है जो FCAT में थी कि कुछ टेक्निकल एंट्रीज एंड सम ग्राउंड ड्यूटीज। तो ग्राउंड ड्यूटीज के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 लेवल पे आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और लॉ वाली स्ट्रीम के लिए आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो वकील साहब आपके पास यहाँ पर भी मौका है ना, और इंजीनियर साहब आपके पास भी यहाँ मौका है, बट ग्रेजुएशन में ध्यान रखें 60% ओवरऑल आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जनरल ड्यूटी में, है ना, बाकी जो डिग्री है वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसमें जो ब्रांचेस होती हैं जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी वोमेन, महिलाओं को भी मौका मिलता है, पायलट, नेविगेटर, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास फिर से वैलिड कॉमर्शियल लाइसेंस है, और टेक्निकल एंट्रीज दैट इज इंजीनियर, लॉ एंट्री दैट इज वकील साहब, यहाँ पे भी मौका है आपके पास। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब भाई मान लो कि आपने NDA दे लिया, 10+2 BTech दे लिया, ठीक है, 10+2 BTech के बाद TS दे लिया, एयरफोर्स दे लिया, नेवी AA देख लिया, उसके बाद CDS देख लिया, FCAT देख लिया, FCAT के बाद NCC देख लिया, INET देख लिया, JAG LLB देख लिया, कहीं नहीं होता है ना, वही किस्मत व्हाइट पेन से लिखी हुई है। अब क्या करें, तो आर्मी फिर एक मौका देती है आपको,
कि भाई आप हताश ना हो और आपने फौज में जाने का सोचा है, तो एक और एंट्री आपके लिए है, दैट इज कॉल्ड दी टेरिटोरियल आर्मी। क्या? टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे अपने महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन ये थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है, बाकी मिलिट्री और पैरामिलिट्रीज की एंट्री से। इसमें क्या हो सकता है कि यू कैन सर्व द नेशन, आप अपने नेशन को सर्व कर सकते हो एज ए सिविलियन एंड एज ए सोल्जर। आप अपने प्राइमरी कामों को करते हुए इसको आप साथ साथ कर सकते हो। जैसे धोनी साहब है ना, उधर क्रिकेट भी खेलते हैं और इधर टेरिटोरियल आर्मी में भी सर्विस देते हैं। तो ये क्या होता है कि आप अपने देश को दो तरीके से, मतलब एक सिविलियन होते हुए भी और दूसरा सोल्जर होते हुए भी। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनेबलिंग मोटिवेटेड यंग सिटीजन्स टू सर्व इन मिलिट्री एनवायरमेंट विदाउट हैविंग टू सेक्रीफाइस द प्राइमरी प्रोफेशन। मतलब आप अपने प्राइमरी प्रोफेशन, जैसे आप सीडीएस, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर करके आप किसी अच्छी कंपनी में लगे हुए हैं, बट आप सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में आप उसको भी करते हुए साथ साथ इधर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मौका आपके पास है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है ना, 18 से 42 साल तक, 42 ईयर्स। तो भाई जीवन में हार नहीं मारनी है ना, हार नहीं मारनी है आपको जीवन में, मौके हैं बहुत सारे। तो 18 से 42 साल तक की उम्र तक आप इसको दे सकते हो। होना क्या चाहिए? यू हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, किसी भी एक वैलिड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हो, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकते हो, अर्ध सरकारी पीएसयूज में भी हो सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, या आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन सर्व द नेशन एज अ सिविलियन एंड एज ए सोल्जर। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो? नेशन को सर्व कर सकते हो। चलिए, अब आ जाता है कि भाई मान लो कि या तो अब सिलेक्शन हो ही जाएगा, और नहीं तो ऐसा केस आ जाता है कि अब किस्मत बहुत ही खराब है ना सर, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, जितनी सारी आपने बताई थी और कहीं भी हमारा नहीं हुआ। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन हमने डिग्री को देखा, एक बार बात कर लेते हैं। एंड आई होप गाइज ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और चलो तो एनडीए हमने देखा। अच्छा, जितनी भी यहाँ पे ये एंट्री लिखी हुई है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, टीए, ठीक है, और सीपीओ, ये आपका इसमें मैक्सिमम ये रिटन वाली होती हैं। ठीक है, मतलब पहले इनमें रिटन, देन इनमें एसएसबी होता है। एयरफोर्स ये भी आपका रिटन है, नेवी डबल ए ये भी आपका रिटन है। बाकी टीएस एंट्री ये आपका डायरेक्ट एसएसबी है, 10+2 बीटेक एंट्री डायरेक्ट एसएसबी है, टीजीसी डायरेक्ट एसएसबी है, टीजीसी और एसएससी टेक्निकल आफ्टर बीटेक डायरेक्ट एंट्री है। वकालत वकील साहब जैक करने के बाद अलग एंट्री है। एसीसी ये भी डायरेक्ट एंट्री नहीं, ये डिपार्टमेंटल होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्स भी होते हैं और ये भी आपके डिपार्टमेंटल होती है। अब मान लीजिए कि इतने सारे मौकों में से इसमें एक और रह गया बच्चे, आईनेट, ठीक है, इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम। अब इतने सारे मौकों में से कहीं भी आपका नहीं होता है ना, और आप कहते हैं कि सर मैंने जीवन में एक ही सपना था मेरा, फौज में जाना, और मैंने सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया और मेरा किसी में भी नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं, है ना, क्यों भाई, अब मैं क्या करूं, तो वो गाना है कि भाई मैं क्या करूं। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो भाई इतना पढ़ने के बाद, इतनी दुनियादारी देखने के बाद, तो इतनी समझ तो आपको आ ही गई है कि आप बच्चों को गाइड तो कर ही सकते हो। अब हंसी की बात नहीं है, यू कैन मेक योर ओन फौज फैक्ट्री। अब इतना ज्ञान आपके पास हो जाएगा, लेके एनडीए से और लास्ट आपका टेरिटोरियल आर्मी तक,
देखो यहाँ तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और नहीं होता है इसका मतलब है कि अब किस्मत आपसे कुछ बड़ा चाहती है ना। मतलब अब आप क्या बन जाओगे, अब आप लीडर मेकर बन जाओगे, या फिर मैं कहूं तो अब आप क्या बन जाओगे, किंग मेकर बन जाओगे। ठीक है भाई, खैर इसकी जरूरत ना पड़े, कोशिश करो, यदि मेहनत करोगे, चीजों को शुरुआत से ही लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। इतने मौके आज मैंने बताए हैं, पूरा खोल के रख दिया है कि किस किस तरीके से। मेहनत तो करो आप और देखो क्यों नहीं होता है, कहीं तो होगा, है ना। और नहीं तो फिर आप क्या बन जाओगे, किंग मेकर, है ना, फौज फैक्ट्री। ठीक है भाई, चलो। तो एट लास्ट ये है कि जब आप मेहनत करेंगे तो कहते हैं कि एंड्स वेल ऑल वेल, यदि अंत भला तो सब भला। लोग सब भूल जाएंगे यदि लास्ट में आप, है ना, किसी अच्छी गैजेटेड पोस्ट को पा लेते हैं। ठीक है गाइस, चलो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने बहुत सारी बातों को इसमें कंक्लूड करने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि वीडियो हो सकता है शायद लंबी हो गई हो, बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। और आई होप गाइज आपने इसको पूरा सुना होगा, और सुनने के बाद यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, इससे रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, लक्ष्य एनडीए, ठीक है गाइस, तो आप इसको क्या है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। और इन जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए हैं, तो मुझे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इनमें से किस पे आपको चाहिए, जिसके बारे में आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं। या फिर वो टीएस हो सकता है, जिसके बारे में भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मैंने सारी बताई, एक आइडिया दिया है। अब अगला मेरा रहेगा कि मैं इन पे सब पे एक एक पे डिटेल आपको दूं, ठीक है। तो भाई ये आप चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये लेके आपका 9th क्लास से और ग्रेजुएट सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो भी डिफेंस को ज्वाइन करना चाहता है। कहीं भी कोई डाउट आता है, दिक्कत आती है, कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। और जो भी है प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल @लक्ष्य एनडीए, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, ओके।